अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेरिब्रल इन्फॉर्क्शन, या इसे हम आम तौर पर स्ट्रोक बोलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी टाइप्स, सिम्टम, काजेज़ और ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। डायग्राम जो है वो ऑलरेडी मैं पहले ही बना चुका हूँ और उसके बोर्ड प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ जो है वो चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेरिब्रल इन्फार्क्शन पे गौर करें तो सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन का कोई भी पार्ट, और इन्फार्क्शन कहते हैं डेथ को, यानी ब्रेन के किसी पार्ट का डेड हो जाना ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज़, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन देखें सेरिब्रल इन्फार्क्शन या स्ट्रोक की, तो हम कहेंगे पुअर ब्लड फ्लो टू ब्रेन, ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड का बहुत कम फ्लो करना जो है वो इसका बायस बन सकता है, जिससे सेल डेथ हो जाती है ब्रेन में, और उसे हम आमतौर पर सेरिब्रल इन्फार्क्शन या स्ट्रोक कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देखेंगे। इसकी दो मेजर टाइप हैं, एक जो है वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक और दूसरा जो है वो है इस्कीमिक स्ट्रोक। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी टाइप भी है जिसे हम ट्रेंजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ये आमतौर पर मिनी स्ट्रोक कहलाता है और ये आर्जी तौर पर होता है, टेम्पोरेरी तौर पर होता है, और ये बहुत मामूली दर्जे का होता है। तो आइए इनको हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ये आम तौर पर ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड की सप्लाई जब बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो सकता है। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है ब्रेन की। ब्रेन को आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड की सप्लाई की जाती है जो उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचता है, लेकिन इस हिस्से में ख़ास तौर पर जो मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं ब्रेन के, उनकी डेथ हो गई है, इन्फॉर्क्शन हो गई है, जिसे सेरिब्रल इन्फॉर्क्शन कहते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो उसे स्ट्रोक का नाम दे दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसकी जो काजेज़ हैं वो क्या है? नंबर वन, थ्रोम्बोसिस। आपको पता है कि अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो आर्टरीज़ के अंदर एक प्लैक बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिससे आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं और जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाती है। तो लुक एट दिस डायग्राम। ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी जो है ये आगे बाइफरकेट हो रही है, दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। उसके अंदर एक क्लॉट बन गया है, थ्रोम्बस बन गया है, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड जो है वो मुतासर हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर ये क्लॉट बड़ा हो जाए तो वो मुकम्मल तौर पर ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, जिससे स्ट्रोक जो है वो हो जाता है। दूसरी जो काज है वो है एम्बोलिज़म। एम्बोलिज़म जो है और थ्रोम्बोसिस ये मिलती जुलती टर्म है। अगर जो थ्रोम्बस है जिसमें ब्लड का क्लॉट आर्टरी के अंदर बना है वो एक ही जगह पर रहे तो उसे थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। लेकिन अगर ये क्लॉट वहाँ से डिसलॉज हो जाए, उतर जाए और मूव करके किसी दूसरी जगह पर चला जाए, उसे एम्बोलिज़म कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये जो थ्रोम्बस था, ये जो क्लॉट था, ये किसी और जगह पर बना, गर्दन में बना, पेट में बना, हार्ट में बना, लेकिन वहाँ से उतर कर ये ब्रेन में चला गया और वहाँ पर जाकर उसने स्ट्रोक ब्लड की सप्लाई जो है वो बंद कर दी, तो उसे एम्बोलिज़म या एम्बोलस का नाम दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी जो काज है वो है सिस्टेमिक हाइपरफ्यूजन। सिस्टेमिक सिस्टम के तहत हाइपर का मतलब होता है कम, फ्यूजन। हाइपरफ्यूजन में क्या होता है कि ब्लड के किसी पार्ट को किसी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, और इस कम सप्लाई की वजह से ब्रेन जो है उसके जो कुछ हिस्से हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, और उनके फंक्शन ना करने की वजह से ब्रेन जो है उसकी डेथ हो सकती है। अगर हम चौथी कॉज की तरफ चलें तो चौथी कॉज में आ जाता है सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। इसमें जो ब्रेन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जिनके अंदर ब्रेन के मुख्तलिफ़ चेम्बर बने होते हैं, साइनस बने होते हैं, उनके अंदर ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। ब्लड की अक्यूमुलेशन से जो वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो मुतासर हो जाती है, और उस ब्लड की सप्लाई मुतासर होने से ब्रेन के टिश्यूज़ की जो है वो डेथ हो जाती है,
और उनके डेथ होने से जो है ये जो ब्रेन के सेल्स हैं वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो स्ट्रोक का बायस बन जाते हैं और स्ट्रोक जो है वो अक्कर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया। अगर हम इसकी बात करें हेमोरेजिक स्ट्रोक की, तो ये आमतौर पर एक ऐसा स्ट्रोक होता है जो आमतौर पर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग की वजह से होता है। ब्रेन के किसी पार्ट में खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह जाता है और उस बहने की वजह से वहाँ पर वो क्लॉट बन जाता है और क्लॉट बनने के बाद सेल के ब्रेन के टिश्यूज़ की जो है वो डेथ का कास कर देता है और उस डेथ की वजह से स्ट्रोक जो है वो हो जाता है। तो हैमरेज जो है वो ब्लड फ्लो को कहते हैं और हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है ये ब्लीडिंग की वजह से होता है। इसमें देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है ब्रेन की, वहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है। ब्लड सप्लाई के दौरान यहाँ पर जो ब्लड की वेसल है, आर्टरी है, वो रप्चर हो गई है, फट गई है। जब वो फटी है तो यहाँ पर देखें तो खून का बहाव हो गया है। जब ये खून जो है यहाँ पर ब्रेन के अंदर आ जाएगा, वहाँ पर वो जम जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। उसकी वजह से ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे और उनके डैमेज होने की वजह से स्ट्रोक जो है वो हो जाएगा। तो इसकी जो मेन काजेज़ है हेमोरेजिक स्ट्रोक की, उसमें नंबर 1 पे आता है ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा में चोट लग जाती है, इंसान गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या खुदा न खास्ता सर पे कुछ चीज़ लग जाती है तो ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल जो है वो फट जाती है और ये हैमरेज हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, बाज़ दफ़ा ब्रेन के किसी हिस्से में कैंसरस ट्यूमर बन जाता है जो कि ब्लड के फ़्लो का बायस बन जाता है और वहाँ से ब्लड लीक हो जाता है। तीसरी जो काज है वो है आर्टियो वीनस मेलफॉर्मेशन। ब्लड की जो आर्टरीज़ हैं या वेन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो एनाटॉमी है वो चेंज हो जाती है, जिससे वो कमज़ोर होकर फट जाती हैं और ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। इसी तरीके से एक और वजह है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में जो ब्लड वेसल होती है वो किसी एक पॉइंट से कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से वो बल्ज आउट करती है और डैमेज होने की वजह से ब्लड की लीकेज हो सकती है, हैमरेज हो सकती है और उससे भी स्ट्रोक जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंट टाइप्स के मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं। इस्केमिक स्ट्रोक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक है। लेस जो कम से कम पाया जाता है वो ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसे आमतौर पर मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है, जो कि आर्जी तौर पर होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। ये दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन ये टेम्पोरेरी होता है। तो अब हम ओवरऑल जो है अगर हम देखें स्ट्रोक की इकसाम के हवाले से, उसकी फिर आगे काजेज़ हैं, आगे सिम्टम्स हैं, आगे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो निकाली हैं। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रोक का बायस बनती हैं। नंबर 1, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ऐसी ग़िज़ा खाना जिसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा हों और ख़ास तौर पर बैड लिपिड्स, ऐसी फ़ैट्स जिन्हें हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाए तो थ्रोम्बस फार्मेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, एम्बोलिज़म जो है उसका फैक्टर भी ज़्यादा हो सकता है और स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस को शुगर आमतौर पर बोला जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना करना ये भी स्ट्रोक का बायस बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम किडनी डिज़ीज़ की बात करें तो एंड स्टेज जो किडनी डिज़ीज़ है उसे हम यूरीमिया कहते हैं। जो यूरीमिया है उसको वो जो है वो भी इसकी स्ट्रोक की तरफ जो है वो लेके जा सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी स्ट्रोक का बायस बन सकता है। इसी तरीके से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हेमोरेजिक स्ट्रोक का बायस बनता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने से दिमाग को सप्लाई करने वाली कोई भी आर्टरी जो है वो फट सकती है और उसके बाद ब्लीडिंग होकर स्ट्रोक का बायस बन सकता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड थिनर्स होती हैं, अगर उनका बेजा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड जो है वो थिन हो जाता है और ब्लड कैपिलरीज में से फ़्लो कर जाता है, जिसे आमतौर पर हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है वो बन सकता है। इसके अलावा डाइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, लिपिड में उसमें बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा है, बैलेंस नहीं है, तो आम तौर पर वो स्ट्रोक की तरफ जो है वो लीड कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों से अगर हम बच जाएं तो हम स्ट्रोक जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिम्टम की तरफ। कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रोक है? उसके लिए सबसे पहले तो एक पहली सिम्टम है वो है हेमीप्लेजिया। इंसान के चेहरे का आधा हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है
और वो प्रॉपर तरीके से हरकत नहीं करता। अगर आप उसको मुस्कुराने का कहेंगे तो एक हिस्सा जो है चेहरे का वो मुस्कुराएगा, दूसरा नहीं मुस्कुराएगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रोक की तरफ जो है वो जा रहा है। नम्बनेस पूरे जिस्म में, जिस्म के किसी हिस्से में, हाथों में, पाँव में, फेस में सुन्न हो जाता है, एहसास ख़त्म हो जाता है। आल्टर्ड सेंसेस, अगर जिस्म के अंदर आँखों विज़न वो मुतासर हो जाएगी। अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट मुतासर हो जाएगा। स्मेल की बात करें, स्मेल मुतासर हो जाएगी। और जो बाकी सेंसेस हैं वो भी किसी न किसी हद तक जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं। बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं रहेगा, गिर जाएगा, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पाएंगी। आर्म वीकनेस, बाजू कमज़ोर हो जाएंगे। अगर बाजू को सीधा या ऊपर करने की कोशिश की जाएगी तो वो नहीं कर पाएगा, उसमें उसको रुकावट आएगी। ख़ास तौर पर ख़ास स्पीच डिफ़िकल्टी, ज़बान जो है वो लड़खड़ाएगी और अल्फाज को प्रॉपर तरीके से कहने में मुश्किल और दुश्वारी पेश आएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रोक हो रहा है। तो फ़ौरी तौर पर, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, सम टाइम पता नहीं चलता, तो फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है उसकी ज़रूरत है और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर आती है बारी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है ज़ाहिर है हम इसको ख़ुद तो नहीं कर सकते, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर उसके टेस्ट करेगा, स्कैन करेगा, चीज़ों को देखेगा, मॉनिटर करेगा, उसके बाद उसकी सीवियरिटी का पता चलाएगा, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्ट्रोक कि वो किस किस्म का है, उस हिसाब से फिर आगे डॉक्टर जो हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ब्लड थिनर दिए जाते हैं। अगर ब्लड क्लॉट बन जाए, थ्रोम्बस और एम्बुलस बन जाए, उसको रिमूव करने के लिए ब्लड थिनर दिए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, उसमें क्लॉट बस्टर्स आ जाती हैं। इसके अलावा एल्टीप्लेज मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। एंटी कोएगुलेंट ब्लड थिनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो थिन हो जाए और क्लॉट बनने का अमल कम हो जाए। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इस्तेमाल कराई जाएगी ताकि ब्लड जो है उसको रेगुलर किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए, ताकि ब्लड की जो वेसल फटने का अमल है वो ख़त्म हो जाए। आमतौर पर हेमोरेजिक जो स्ट्रोक है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाद सूरतों में अगर क्लॉट जो है, ब्लड जो है वो ब्लीडिंग आउटसाइड दा या ड्यूरामीटर जो सरफेस है वहाँ पर ही है, तो वहाँ पे सर्जरी करके उस क्लॉट को रिमूव करने की कोशिश भी की जा सकती है, जो किसी हद तक कामयाब हो जाता है। इसके अलावा फिर स्ट्रोक के बाद फिर क्योंकि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, तो कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिनमें एक्सरसाइजेज़ होती हैं, रिहेबिलिटेशन होती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मरीज़ को दोबारा नॉर्मल रूटीन की तरफ लाना। आम तौर पर जो स्ट्रोक है अगर उसकी सिवियरिटी हो तो उससे आम तौर पर डेथ हो जाती है विद इन फ्यू डेज़ टू लेके फ्यू वीक्स तक। लेकिन अगर इंसान बच भी जाए, स्ट्रोक अगर माइनर हो तो ये लंबे अरसे तक जो है ये डिसेबिलिटी का बायस बन जाता है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है और अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से महफूज रखे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।